नमस्कार। आस्क प्लैनेट्स में आपका स्वागत है। मैं यशराज। तो जन्माष्टमी के शुभ दिन पर मैं आज जैमिनी ज्योतिष की भी शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। देखिए, जैमिनी ज्योतिष पर वीडियोस लाने के पीछे जो मेरा उद्देश्य है वो सीधा है कि जैमिनी ज्योतिष और पराशरी ज्योतिष में ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, हमारे गुरु और मेरे आराध्य जो राव साहब हैं, केन राव साहब, वो कहा करते थे कि आप पराशरी भी करिए और जैमिनी भी करिए। और आज भी भारतीय विद्या भवन में और उनके जितने भी छात्र हैं वो सब जैमिनी ज्योतिष को बराबर से करते हैं। कुछ ने छोड़ दिया, कुछ ने किया जिन्हें समझ में आई। तो जो केतु ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, ठीक है, वो जैमिनी ज्योतिष बिल्कुल करते हैं। तो देखिए, जैमिनी ज्योतिष जो है ना वो पराशरी से ही निकली है। जितनी भी ज्योतिष है वो सब पराशरी से निकली है। पराशरी ज्योतिष पराशर ऋषि के ही पुत्र थे जैमिनी, और उन्होंने ही उसे आगे बढ़ाया है। अगर आपके पास 10 काम है, आप 10 काम करते हैं, आपका एक जैमिनी नाम का बच्चा आपके एक कार्य को आगे बढ़ाने लगा, तो उसे हम जैमिनी ज्योतिष कहने लगे। ठीक है, इसका मूल यही है। जैमिनी ज्योतिष कहीं आकाश से नहीं टपकी है। ठीक है, पराशर ऋषि ने सूत्र दिए, जैमिनी ऋषि ने उन्हें आगे बढ़ाया। ठीक है, तो दोनों अलग भी हैं और दोनों साथ में भी हैं। अलग इसलिए हैं क्योंकि कई सिद्धांत जो हैं इनके अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे हम पराशरी में ग्रहों की दृष्टि जो होती है वो देखते हैं, जैमिनी ज्योतिष में राशियों की दृष्टि बताई गई है। पराशरी ज्योतिष में आपके जो कारक हैं, जैसे सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा आपके माता का कारक है, ठीक है, शनि आपका कर्म का कारक है। ये जितने कारक हैं वो स्थिर हैं। ठीक है, जैमिनी ज्योतिष में ये कारक चेंज होते हैं, हर कुंडली के साथ कारक चेंज हो जाएंगे। तो वो कारक बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है बेसिकली जैमिनी ज्योतिष। पराशरी ज्योतिष कारक का भी इस्तेमाल करती है और घरों का भी इस्तेमाल करती है, ये भाव वो भाव ये सब करती है। पर जैमिनी ज्योतिष में क्या है कि वो स्थिर कारक का भी इस्तेमाल करते हैं, स्थिर कारक को छोड़ा नहीं है। जैसे सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य पिता का स्थिर कारक, इसे छोड़ा नहीं है। जैमिनी कहती है स्थिर कारक भी इस्तेमाल करे जाएंगे, चर कारक भी इस्तेमाल करे जाएंगे, और भाव जो है भाव कारक भी इस्तेमाल करे जाएंगे। ये जैमिनी ज्योतिष का बड़ा ही गूढ़ सूत्र है। तो मुझे, अगर आप जैमिनी ज्योतिष को और पराशरी ज्योतिष को मिला दें, पराशरी ज्योतिष ही बहुत बड़ी बन जाती है। ठीक है, पराशरी ज्योतिष में सब आता है। हमने क्या किया कि पराशरी ज्योतिष को सीमित कर दिया, क्योंकि उतनी बुद्धि और उतनी ज्ञान को हमने लिमिट करने के लिए कि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। सही भी है, पराशरी ज्योतिष को आप सीमित कर दीजिए, उसी से बहुत अच्छी भविष्यवाणियां निकलने लगेंगी, बहुत अच्छा एनालिसिस आप करेंगे। अगर केवल पराशरी से करना शुरू किया तब भी आप बहुत अच्छा सुंदर एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो मुझे सिखाया गया है, जो मैं समझता हूँ, जो मैंने अनुभव किया है, उसके आधार पर उसमें फिर भी कुछ चीजें जो है वो अधूरी रह जाती है। ठीक है, आप पराशर जी का जो अंश है, जैमिनी बच्चा उनका, उसको उससे अलग नहीं कर सकते। ठीक है, वो उन्हीं का अंश है। तो दोनों को साथ में लेकर के चलने के पीछे कई कारण हैं। मैं इसीलिए चलता हूँ, और जितने भी अच्छे विद्वान हैं वो यही कहते हैं कि दोनों काम करता है साथ में। ठीक है, तो इसके पीछे कारण ये है ना कि अगर आप पराशरी पढ़ेंगे सिद्धांत, इसमें कई योग दिए हुए हैं जहां पर उन्होंने आत्म कारक को, अमत्य कारक को इस्तेमाल किया है, पुत्र कारक को इस्तेमाल किया है। अगर आप जैमिनी ज्योतिष पढ़ेंगे, यहाँ भी उन्होंने भावेश को भी इस्तेमाल किया है। जैमिनी सूत्र अगर आप पढ़ें, जैमिनी सूत्र में एक राजयोग ये आता है कि अगर पंचमेश और आत्मकारक ये योग बनाए तो वो बहुत अच्छा शुभ योग बनता है। जैमिनी ज्योतिष ने कहा है कि जो राजयोग देने वाले ग्रह होते हैं वो आत्मकारक होता है, अमत्य कारक होता है। मैं बताऊंगा ये सब क्या होते हैं, लेकिन आप इसे अभी जानिए। आत्मकारक, अमत्य कारक, ठीक है, आपका मातृ कारक, पुत्र कारक, दारा कारक, ये जो होते हैं ग्रह, ये योग देने वाले होते हैं, राजयोग देने वाले होते हैं।
जैसे हम जानते हैं ना कि केंद्र त्रिकोण के मालिक पराशरी में योग बनाते हैं, उसी तरह से जैमिनी में ये योग बनाते हैं। उसमें जैमिनी ने एक एडिशन किया है कि फिफ्थ लॉर्ड आपका पंचमेश भी एक योग कारक ग्रह होता है। सोचिए ये उन्होंने भावेश को भी इस्तेमाल किया है, तो ये सोचने वाली बात है। देखिए वो सूत्र में दिया हुआ है जैमिनी, वो बहुत डिकोडेड है, बहुत गूढ़ है, उसे आपको सोचना पड़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तब आपको समझ में आएगा कि ये भाव को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हम और भाव को नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम लगन को नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम नवम को नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं? उन्होंने पंचम को ही क्यों दिया? जब फल देखा जाता है तो उसमें यह पाया गया कि पंचम ही नहीं नवम भाव भी किसी भी जैमिनी कारक से योग बनाए, जो मैंने अभी बोले, तो वो भी योग बनाता है। ठीक है, तो ये इसकी गूढ़ता है जो लोगों को नहीं समझ में आती है। लोग क्या करते हैं, ऑर्थोडॉक्स व्यू रखते हैं और अपने आप को एक कुएं में ढकेल देते हैं कि मैं केवल जैमिनी करूंगा, मैं केवल पराशरी करूंगा। ठीक है, वो विरोधाभास बनाते हैं, वो लड़ाई लगाते हैं दोनों के बीच। बेसिकली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैं अभी उदाहरण आपको जब समझाऊंगा तो आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे पराशरी अपने जगह पे सही काम करती है, जैमिनी अपने जगह पे सही काम करती है, लेकिन अगर दोनों को मिला दिया जाए बहुत अच्छा, बहुत सुंदर काम करती है। इसके लिए अनुभव चाहिए। पहले आप पराशरी अच्छे से सीखिए, फिर आप जैमिनी अच्छे से सीखिए, फिर दोनों ज्योतिष करते रहिए। जब आप दोनों करते रहेंगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, अरे ये तो जैमिनी से अगर जो ग्रह पराशरी में अच्छा हो रहा है वही ग्रह जैमिनी में भी अच्छा हो रहा है, तो उसका योग डबल हो जाता है। यही कर्नल गॉड ने अपनी किताब में लिखा, प्रोफेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी में, कि आमत्य कारक को आप दशांश में देखिए, अगर वो खराब बैठा है तो फिर प्रोफेशन में बहुत इनस्टेबिलिटी रहती है। ठीक है, तो अब अमत्य कारक का क्या संबंध है भाई दशांश में? जैमिनी ने तो नहीं बोला कि दशांश, अब देखिए उन्होंने नवांश तक लिमिट रखा है। ठीक है, हम जैमिनी ज्योतिष से ही तो D6 चार्ट लेके आते हैं, जिसे कौलक कहते हैं, षष्टियांश षष्टांश जिसे कहते हैं। ठीक है, तो D6 चार्ट तो जैमिनी ज्योतिष से ही आई है और उसे आप पराशरी में इस्तेमाल करते हो धड़ल्ले से। तो आप कैसे कह सकते हो कि जैमिनी और पराशरी अलग अलग है? ठीक है, तो वो जो भी कहता है आप उसकी बात को मान लीजिए। अगर आपको समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है तो मत मानिए, आपकी बुद्धि और आपके विवेक पर ही है। ठीक है, मैं कोई नहीं होता हूं आपको फोर्स करने वाला कि ये मत करो वो करो, ये मत करो वो करो। मैं अपना पॉइंट रख रहा हूं विथ लॉजिक्स, उसका आधार देकर के मैं अपनी बात रख रहा हूं, आप उसे समझिए। अब जैमिनी ज्योतिष में आज इंट्रोडक्शन मुझे देना है, तो मैं कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे पराशरी में हमें पता है कि हर ग्रह अपने से सप्तम में देखते हैं, बृहस्पति और शनि और मंगल को विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं। जैमिनी में क्या होता है कि हर राशि की दृष्टि होती है। ठीक है, हर राशि की दृष्टि होती है और हर राशि की 3 दृष्टियां होती हैं। बेसिकली हर राशि की होती है। जैसे कर्क राशि है, ठीक है, अब कर्क राशि है तो कर्क राशि लगन में मान लीजिए उसे आप, तो लगन में कर्क राशि बैठी है तो वो अब उन राशियों को देखेगी जो कि फिक्स्ड है। कर्क राशि आपकी जो है वो मूवेबल राशि है। आपको राशियों का ज्ञान होना चाहिए थोड़ा, कि कर्क राशि, मेष राशि, तुला राशि और मकर राशि ये मूवेबल राशि है, चर राशियां हैं। ठीक है, फिक्स्ड नहीं है। इसके बाद का जो केंद्र आता है वृषभ, सिंह, आपका वृश्चिक और कुंभ, ये स्थिर राशियां हैं। ठीक है, फिर आपका आता है मिथुन, कन्या, धनु और मीन। ये जो राशियां हैं ये द्विस्वभाव राशियां हैं। ठीक है, तो द्विस्वभाव राशियां जो हैं वो सब एक दूसरे को देखती हैं, सारी देखेंगी। मतलब कर्क में अगर मीन में अगर कोई ग्रह बैठ गया तो वो कन्या को भी देखेगा, आपके धनु को भी देखेगा और मिथुन को भी देखेगा। ठीक है, तो ये चीज है। उसी तरह से बाकी में बैठेगी तो वो भी देखेगी। चर राशियों का क्या है कि सारी चर राशियां सारे स्थिर राशियों को देखती है, लेकिन अपने से ठीक नेक्स्ट राशि को नहीं देखती है। मतलब कि कर्क राशि है, कर्क राशि से दूसरे भाव में सिंह राशि आती है, सिंह को नहीं देख सकती कर्क।
ठीक है। या फिर सिंह राशि जो है वो कर्क को नहीं देख सकती, क्योंकि जितनी स्थिर राशियां हैं वो चर राशि को देखती है। तो कर्क चर राशि है, तो वो उससे ठीक 12 में है, उसको नहीं देख सकती। कर्क राशि जो है, जिसे आप लगन में मानेंगे, तो वो राशि आपके पंचम भाव को देखेगी, आपके अष्टम भाव को देखेगी, और आपके लाभ में भाव में जो राशि है उसको देखेगी। मतलब कर्क राशि स्कॉर्पियो को देखेगी, कुंभ को देखेगी जो कि स्थिर राशि है, और टॉरस को देखेगी, वृषभ को देखेगी जो कि एक स्थिर राशि है। आप सिंह को लाइए लगन में जो कि एक स्थिर राशि है। ये राशि कर्क राशि को छोड़ करके सारे चर राशियों को देखेगी। मतलब सिंह राशि तुला को देखेगी, आपके छठे भाव में मकर को देखेगी, नवम भाव में मेष को देखेगी, ठीक है, सारी देखती है। इस तरह से सारी राशियां, चर राशि स्थिर को देखती है, स्थिर राशि चर को देखती है, और द्विस्वभाव राशि जो है वो एक दूसरे को देखती है। इसीलिए उत्तर कालामृत में लिखा गया है कि द्विस्वभाव राशियां, पराशर ने लिखा है, ये पराशर का सिद्धांत है कि द्विस्वभाव राशियां सबसे बली राशियां होती हैं, इसमें गए हुए ग्रह सबसे बली होते हैं। इसका कारण यही है कि वो ग्रह जो है उनका आधिपत्य बढ़ गया, उनका प्रभाव बढ़ गया, क्योंकि वो सारे राशियों से संबंध बना रहे हैं जेमिनी में। तो जेमिनी और पराशरी कहां से अलग है भाई? ठीक है। फिर क्या होता है कि जितनी भी आपकी ग्रह है, ठीक है, इनकी भी दृष्टि आप ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते। मैं तो कहूंगा कि अभी आप इसे अलग अलग रखिए, जेमिनी और पराशरी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बुरी तरह। तो आप जेमिनी अलग रखिए, पराशरी अलग रखिए शुरू में। अब क्या है कि जितनी भी जेमिनी के प्रिंसिपल्स हैं वो आप लगन कुंडली पे लगाइए, नवांश कुंडली पे लगाइए, इतना तो समझ में आता होगा अगर पराशरी आपने जानते हैं तो। फिर ये कहते हैं कि आरूढ़ लगन होता है, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि कारकांश लगन होता है। इन सब के बारे में भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है। कारकांश लगन क्या होता है, तो इसके लिए कारक को समझना पड़ेगा। कारक क्या होता है, देखिए जेमिनी का सीधा सीधा प्रिंसिपल है, मैं 7 कारक ही लूंगा, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, ठीक है, क्यों 7 कारक लें। तो जेमिनी ऋषि ने यही कहा कि जो ग्रह जिस किसी भी राशि में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस कर गया है, मतलब 30 अंश होते हैं, 30 डिग्री की एक राशि होती है। अब कोई ग्रह 28 डिग्री का है, कोई ग्रह 27 डिग्री का है, कोई ग्रह 26 डिग्री का है, एक राशि की बात कर रहा हूँ, 28, 26, 27, 3 ग्रह 3 डिग्रियों पर बैठे हैं एक ही राशि में। तो जो सबसे ज्यादा वाला होगा वो आपका आत्मकारक हो जाएगा। ये आप किसी भी सॉफ्टवेयर में बना करके भी देख सकते हैं, ठीक है। इस डिस्क्रिप्शन में मैं अपने जगन्नाथ होरा का आपको प्रेफरेंसेस का, सेटिंग्स का एक फाइल शेयर कर रहा हूँ, वो आप जगन्नाथ होरा में इंपोर्ट करिए, आपका मेरी सेटिंग जो है वो आपके कंप्यूटर पे चढ़ जाएगी, ठीक है। तो उससे आप जेमिनी देखिएगा, लेकिन मेरे को बताना जरूरी है कि कैसे कैलकुलेट होता है। तो पूरी कुंडली देखिए, उस कुंडली में जो ग्रह सबसे ज्यादा किसी राशि में बैठा है, ठीक है, वो ग्रह उस कुंडली का आत्म कारक हो जाता है। जो उससे कम डिग्री का बैठा है वो अमत्य कारक हो जाता है, जो उससे कम डिग्री का बैठा है वो भातृ कारक हो जाता है, जो उससे कम डिग्री का बैठा है वो मातृ कारक हो जाता है, जो उससे कम डिग्री का बैठा है वो पुत्र कारक हो जाता है, जो उससे कम डिग्री का बैठा है वो ज्ञाति कारक हो जाता है, जो उससे कम डिग्री का बैठा है वो दारा कारक हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से 7 कारक आपको मिलेंगे। अब पूरी कुंडली देखिए, देखिए कि कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा डिग्री का है किसी राशि में, फिर उससे कम डिग्री का कौन सा, फिर उससे कम डिग्री का कौन सा है। अपनी कुंडली में एक्सरसाइज करके देखिए पहले, लिख करके किसी बुक पर, तो आपको कारक समझ में आएगा। क्यों, इन कारक का मतलब क्या है, इसके लिए मैं आने वाले वीडियोस में एक एक करके बताऊंगा। आज मैं आत्म कारक का बता दे रहा हूँ और सारे कारक का एक सार दे देता हूँ। मैंने अपनी चरदशा के वीडियो में भी दिया है। आत्म कारक बेसिकली क्या होता है कि वो आपके आत्मा का कारक है, ठीक है। ये चर कारक की मैं बात कर रहा हूँ, पहले कारक समझ लीजिए। 4 तरह के कारक होते हैं बेसिकली, भाव कारक, नैसर्गिक कारक, स्थिर कारक और आपके चर कारक। ये 4 तरह के कारक हो गए। भाव कारक कौन से हैं, सबको पता है, सूर्य लगन भाव का कारक है, बृहस्पति दूसरे भाव का कारक है, मंगल तीसरे भाव का कारक है, शुक्र और बुध और ये चंद्रमा चौथे भाव के कारक है, बृहस्पति पंचम भाव का कारक है, एजुकेशन के लिए बुध पंचम भाव का कारक है। ये भाव कारक हो गए, ठीक है।
छठे भाव का कारक भी बता ही दे रहा हूँ। मंगल शनि ये है छठे भाव के कारक। सप्तम भाव का कारक जो दारा भाव भी है जिसे कहते हैं, दारा बेसिकली आपका पार्टनर होता है। तो सप्तम भाव का जो कारक है वो शुक्र है। अष्टम भाव का कारक शनि है। नवम भाव का बृहस्पति और सूर्य है, ठीक है, गुरु और पिता के लिए। दशम भाव के कारक 4 हैं, ठीक है, वो आप देखिए कहीं जा करके, मैं बता देता हूँ, लेकिन फिर भी आप वो देखिए क्योंकि हर किताब में अलग अलग दिया हुआ है। मैं जो लेता हूँ वो ये है, बुध होता है, बृहस्पति भी लेता हूँ मैं, सूर्य भी लेता हूँ मैं, और शनि भी लेता हूँ मैं, ठीक है। 4 कारक हो गए 10वें भाव के। 11वें भाव का कारक बृहस्पति है। 12वें भाव का कारक जो है वो शनि केतु है, ठीक है। तो ये कारक भाव के हैं। फिर आपका नैसर्गिक कारक हो गया, जैसे सूर्य जो है वो अनाज आपके आटे का कारक है, गेहूं का। इस तरह से कई कारक, बहुत कारक बन जाएंगे, नैसर्गिक कारक बहुत हो जाएंगे। कारक है मंगल आपके रक्त का कारक है, चंद्रमा आपके मन का कारक है। इस तरह से कई कारक बनेंगे। तो ये नैसर्गिक हो गए, नेचुरल सिग्निफिकेशंस। फिर क्या हो गया स्थिर कारक। स्थिर कारक बेसिकली रिलेटिव से संबंध बनाते हैं। जैसे सूर्य जो है वो आपके आत्मा का कारक है, आपके पिता का कारक, ये स्थिर कारक है। चंद्रमा आपकी माता का कारक है। फिर बुध आपके रिलेटिव्स का कारक है। शुक्र आपकी पत्नी का कारक है। बृहस्पति आपके बच्चों का कारक है। शनि को भी बच्चों का कारक कहीं लिखते हैं। शनि जो है बृहस्पति आपके बच्चों का कारक है। शनि आपके सर्वेंट्स का कारक है। इस तरह से करके स्थिर कारक है, हर ग्रह के अलग अलग, ठीक है। शनि को कहीं कहीं पूर्वजों का भी कारक बताया गया है। तो स्थिर कारक इस तरह से है। राहु केतु को स्थिर कारक में भी नहीं लिया गया है, कहीं लेते हैं कहीं नहीं लेते, ठीक है। तो उस कंट्रोवर्सी में मत जाइए, कारक समझ लीजिए पहले। फिर चर कारक आ गए जो मैंने बताया, आत्म कारक, अमत्य कारक, भातृ कारक, ठीक है, पुत्र कारक, मातृ कारक, ये सारे हो गए। क्या होता है आत्म कारक? आत्म कारक को महर्षि लिखते हैं, महर्षि पराशर ने भी लिखा है, जैमिनी ने भी लिखा है, दोनों ने लिखा है, या फिर जहां से भी आया है, ठीक है। वो लिखते ये हैं कि जिस तरह से लग्नेश कुंडली का राजा होता है, उसी तरह से कारक में और पूरे होरोस्कोप का भी आत्म कारक राजा होता है, ठीक है। वो पूरी कुंडली का कंट्रोलर होता है। अगर आत्म कारक में बल है, दम है, वो पूरी कुंडली को चलाएगा। वो आत्म कारक ऐसा ग्रह है ना जो किसी राशि में सबसे ज्यादा ट्रेवल किया है, तो उसको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी है, ठीक है। तो वो आपने जो इस जन्म में के लिए आपका जो सबसे ज्यादा अनुभव होगा वो आत्म कारक होगा, ठीक है, क्योंकि वो चर कारक इस जन्म का है। सूर्य तो आत्मा का कारक सबके लिए है ना। आपकी कुंडली में सूर्य कहीं और बैठा होगा, उसका फल कहीं और मिलेगा, कुछ और मिलेगा। आत्म कारक आपके लिए है तो वो आपके लिए पर्टिकुलरली है, स्पेसिफिक है वो, ठीक है। आत्म कारक बेसिकली आपके आत्मा का कारक है। आपकी जो अनुभव है, आपकी पूरी कुंडली को जो कंट्रोल करता है, आपके अनुभव ही कंट्रोल करते हैं आपके जीवन को, आपके नेचर को। तो वो जो है वो आपका आत्म कारक है। हाँ, उससे आप अपना विचार करेंगे आत्म कारक से, आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, आपका स्टेटस कैसा होगा, ठीक है, आपकी जिंदगी कैसी होगी, आपके अनुभव कैसे थे जिंदगी में पहले और अब। फिर पराशरी ज्योतिष जो है वो उसने भी नवांश को बहुत महत्व दिया है। उसी तरह से जैमिनी ज्योतिष ने भी बहुत ज्यादा नवांश को महत्व दिया है। जैमिनी ज्योतिष ये कहती है कि नवांश जो है उसमें जिस राशि में ग्रह जाए वो उसका अंश बनता है, उससे हम कारकांश बनाते हैं, कारकांश लगन बनाते हैं। तो कारक का जो अंश है उस कुंडली में वो नवांश से देखेंगे और वो उसका लगन बनेगा। तो पूरे पृथ्वी पर बहुत से लोग हैं, उस पृथ्वी पर हमारा कौन सा स्थान है वो नवांश बहुत हद तक बता देता है। तो मान के चलिए कि आपका आत्म कारक मेष राशि में बैठा है, और मेष राशि तो पूरे 30 डिग्री की हो गई। उस 30 डिग्री में आपका कौन सा अंश है वो नवांश में जिस राशि में ग्रह गया है वो बताता है। उसी राशि से संबंधित आपने पुण्य किए थे, आपने पाप। जैसे मेष राशि में ग्रह बैठा है, चौथा नवांश बनेगा। तो जो चौथा नवांश कर्क राशि का बना है
तो मेष राशि में आपका कर्क का स्थान है, ठीक है, मेष राशि में कर्क आपका स्थान है। तो कर्क में जो आपने अच्छे कर्म किए या पाप कर्म किए वो आपके कारकांश लगन से रिफ्लेक्ट होकर के निकलता है, ठीक है, ये उसका मूल मतलब है। तो वो आपके अनुभवों को बताएगा। अगर आपने अच्छे अनुभव लिए हैं पिछले जन्म में तो अच्छे अनुभव को बताएगा, खराब अनुभव लिए तो खराब अनुभव को बताएगा। पीढ़ी योग पर निर्भर करेगा, फिर योग का प्ले होता है। पहले आप ये समझिए कि नवांश में अगर वो जिस भी राशि में जा रहा है, जैसे कर्क राशि में आत्मकारक चला गया, तो लगन कुंडली में जहां भी कर्क राशि है उसको बनाइए लगन, या आपका कारकांश लगन हो गया। अब इससे एनालिसिस करिए, ये आपको बता देगा कि आप पिछले जन्म में और इस जन्म में क्या अनुभव हो था और क्या होगा। इसकी एनालिसिस कॉम्प्लेक्स हो जाती है थोड़ी, जो कि यूट्यूब पर बताना ठीक भी नहीं है, ठीक है। तो मैं फिर भी इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा आने वाले वीडियो में। तो नवांश में गया, नवांश में अगर वो पीड़ित हो रहा है तो उसका भी एक महत्व बनेगा ना भाई, उसे स्वांश कहते हैं कि आपका आत्मकारक लगन में कुछ और बैठा है, नवांश में ही उसकी महत्ता है, नवांश को ही पिक करता है जेमिनी बात, ठीक है। तो नवांश में कर्क में चला गया तो आप कर्क राशि को लगन बना दीजिए लगन कुंडली में, सारे ग्रह वैसे ही रहेंगे। उसे नवांश में भी कर्क को मान के देखिए, आत्मकारक को लगन मान करके देखिए कुंडली नवांश में, उसे स्वांश लगन कहते हैं। वो एक अलग कहानी बयां करेगा, D1 में एक अलग कहानी बयां करेगा, दोनों को आप भिड़ा दीजिए, ठीक है। इसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। तो ये चीज करना इतना सरल नहीं है, धीरे धीरे आ जाता है। जैसे नवम भाव आपका लगन कुंडली में पीड़ित है, उसी तरह से नवांश में भी पीड़ित हो तो दोनों का फल सेम है, ठीक है। तो ये जो इंटरमिक्सिंग का काम है ना, ये इतना सरल नहीं है। बेसिकली अभी आपको केवल ये देखना है कि कारकांश लगन में कैसा है, ठीक है, ये आपको बहुत हद तक चीजें बता देगा। फिर आता है आरूढ़ लगन। आरूढ़ लगन का क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं कोई एक्सेप्शंस नहीं लेता हूँ, एक्सेप्शंस इसमें दिए हुए हैं, उसे भूल जाइए या फिर आप कहीं पढ़ लीजिएगा, वो मैं मानता नहीं हूँ, राव साहब भी नहीं मानते, और वो मैंने देखा भी है कि वो सही आता है बिना मानने से। तो लगन कुंडली जो है उसका भावेश कहीं गया, मान के चलिए कि आपका लग्नेश जो है या फिर किसी भी भाव का मालिक जो है तो किसी भाव में गया, उसी अब जिस भाव में वो मालिक गया है उस भाव से उतना ही भाव आगे गिन लीजिए। जैसे लगन कुंडली का आपका भावेश तीसरे भाव में गया तो 1 2 3 भाव दूर गया लगन से। अब जहां पर लग्नेश बैठा है वहां से 3 भाव आगे गिन लीजिए, मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा। तो वो जो पांचवा भाव होगा वो आपके लगन का रिफ्लेक्शन है। लगन में जो चीजें आपको मिली हैं, जो लगन में आप चीजें घट रही हैं आपके साथ, वो आपके आरूढ़ लगन से आ रही हैं। बेसिकली वो उसका रिफ्लेक्शन वहां पर है, उसकी परछाई वो है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से समझिए कि पिछले जन्म में आपने पानी गिरा दिया, ठीक है। पिछले जन्म में आपने, जैसे आप पानी गिरा देते हैं किसी रास्ते पर या फिर अपने फ्लोर पर पानी गिरा दीजिए, तो जब पानी सूख जाएगा तो उसका एक निशान बनेगा, ठीक है। अब इस जन्म में अगर आप पानी गिराएंगे दोबारा तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो पानी उसी रास्ते से फिर बहे जहां पर उसने निशान पहले बनाया था, ठीक है। आप पानी गिरा करके देखिएगा, अपने फ्लोर पर पानी गिराइए, ठीक है, पानी गिराइए, सूख जाने दीजिए, फिर उस पर पानी गिराइए, तो वो जो निशान बनेगा ना, उसकी जो परछाई हल्की सी बनती है, उसी रास्ते से वो फिर वो पानी बहे, इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसके विषय में मैं ये कहता हूं कि आपके जो पिछले जन्म के संस्कार होते हैं वो इस जन्म में आदत बन जाती है, और इस जन्म की जो आदतें हैं वो अगले जन्म की संस्कार बनते हैं। वे इसी तरह से है बेसिकली। तो आरूढ़ का जो खेल है ना, आरूढ़ लगन, पद लगन, जो भी इसे कहें, वो इसी का खेल है बस। ये आपके वो जो परछाई है वो यही दिखा रही है कि परछाई क्या छोड़ी तुमने पिछले जन्म में, ठीक है। ये समझिए, बहुत बड़ा सूत्र मैंने दिया है आज कि आरूढ़ पद क्या से क्या देखा जाता है, जो परछाई छोड़ी है आपने। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, देखिए, आपको
जो भी हानि होती है, ठीक है, या फिर आप जो भी, जैसे आपके 12वें भाव का जो भावात भवन होता है वो 11वें भाव में होता है, ठीक है, तो आप वही चीज दे पाते हैं जो आपको लाभ होता है बेसिकली, ठीक है, और आप उतना ही दे पाएंगे जितना आपको लाभ होगा। मतलब आपको दान करना है, आपके पास 11वें भाव में कुछ है ही नहीं, तो आप देंगे कुछ नहीं देंगे, ठीक है, और आप देंगे वही जो आपके पास होगा, कुछ तो और तो देंगे नहीं, जो आपको लाभ होगा वही ना 12वें में देंगे, 12वें भाव में। तो 12वें भाव का भावात भुवम क्या हो रहा है, आपका 11वां भाव हो रहा है, तो आप अल्टीमेटली क्या दे रहे हैं, जो आप लाभ कमा रहे हैं, ठीक है। तो भावात भवम का प्रिंसिपल ये है जो कोई नहीं समझाएगा, वो केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग कि ये लिखा है ग्रंथ में, वो लिखा है ग्रंथ में, लेकिन ये कोई नहीं समझाएगा इसकी जो बारीकियां हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना इंट्रोडक्शन मुझे काफी होगा, अगर कोई डाउट रह गया तो मुझे बताइए, मैं उसे आने वाले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो अब आइए देखते हैं कि कैसे कारक काम करते हैं। मैं आपको दोनों व्यू दिखाऊंगा। मैं बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही बेसिक आपको एक देने जा रहा हूं। देखिए, राव साहब का एक सीधा सिद्धांत है, के.एन. राव साहब का, कि आईपीसी, वो आईपीसी में ये बताते हैं कि इन्फियरेंस, परसेप्शन एंड क्लैरिटी, ये एक तीन तीन स्टेप होता है किसी भी कुंडली को पढ़ने के लिए। तो वो पहले कहते थे और आज भी कहते हैं, उनकी किताबों में है अमर ये चीज, कि इनफियरेंसेस, इनफियरेंसेस मतलब अनुमान लगाना, ठीक है। परसेप्शन, एक दृष्टिकोण उस अनुमान से बनाना, फिर जो दृष्टिकोण बनाया है उसको क्लैरिटी में कन्वर्ट करना। तो क्लैरिटी एक बहुत ही ऊपर का लेवल है। आप पहले अनुमान लगाइए, कुंडली देखिए, फिर एक परसेप्शन बनाइए, एक दृष्टिकोण रखिए उस कुंडली के बारे में, फिर आप एक क्लैरिटी पे जाइए। तो अगर आप पराशरी ज्योतिष करते हैं और साथ में जैमिनी ज्योतिष भी अलग से करते हैं, तो आपका अनुमान बेहतर होगा, उससे परसेप्शन भी अच्छा बनेगा और क्लैरिटी भी अच्छी आएगी। तीनों जुड़े हुए हैं आपस में। तो राव साहब का ये सिद्धांत है। अगर आप जैमिनी और पराशरी को मिक्स करना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं चाहते हैं, क्योंकि आप मत करिए अभी वरना दिक्कत होगा, लेकिन मैं आपको आज दिखाऊंगा इस वीडियो में कि कैसे वो मिक्स किया जा सकता है और कैसे वो काम करता है एट वेरी बेसिक लेवल। तो पराशरी को अगर आप जैमिनी से मिक्स करते हैं तो आपका इन्फियरेंस अच्छा बनेगा, एक अच्छा अनुमान मिलेगा, और एक अच्छा अनुमान जब मिलेगा तो आपका एक अच्छा क्लैरिटी बनेगा, ठीक है। पराशरी से आपको बिल्कुल सही सटीक रिजल्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन आप अगर उसमें जेमिनी मिक्स कर लेंगे, आपने एक व्यक्ति से पूछा, आप जैसे अपने माता से पूछिए कि माँ जो मैं ये कर रहा हूँ ये सही है, माँ बोलेगी सही है या गलत है। फिर आप अपने पिता से पूछ लीजिए, पिता जो मैं ये कर रहा हूँ ये सही है, तो पिता भी कुछ बोलेंगे। तो पिता भी जब कुछ बोल रहे हैं तो आप दोनों अगर एक पक्ष में हो गए तो बल्ले बल्ले, दोनों अगर विरोधी पक्ष में हो गए, मतलब दोनों का एक दूसरे से विरोध हो गया स्टेटमेंट में, तब आप कंफ्यूजन में चले जाएंगे, ठीक है। उसके लिए एक अनुभव काम करता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको अनुभव होना चाहिए कि उस कंफ्यूजन की स्टेट को क्या, कैसे इंटरप्रेट करना है। इसीलिए मैं इसे मना भी कर रहा हूँ साथ ही साथ, लेकिन एक बेसिक लेवल बताना भी जरूरी है ताकि आपको एक आइडिया रन होने लगे दिमाग के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए कि ये कुंडली इंदिरा गांधी जी की है। इस कुंडली में जो आत्म कारक हैं वो शनि है, वो लगन पर ही बैठे हैं। तो देखिए, शनि आत्म कारक होने की वजह से, लगन पर ही बैठने की वजह से आत्म कारक का बल बढ़ गया। नवांश में वो अपने ही राशि में शनि बैठे हुए हैं, ठीक है। तो शनि की जो स्थिति है ना, वो इस कुंडली में काफी ज्यादा अच्छी हो गई। ये स्थिति शनि की अच्छी हो गई, यहाँ पर ये शनि आत्मकारक आपके।
ठीक है। तो शनि तो मार्केश है, और शनि आत्मकारक भी है, शनि अष्टमेश भी है। तो ऐसा देखा गया है कि जब कभी भी एक कुंडली में आत्मकारक या ज्ञाति कारक, मतलब मान के चलिए कि आत्मकारक जो होता है वो आपके आत्मा का कारक हो गया, अमत्य कारक जो होता है वो आपके प्रोफेशन का, स्टेटस का, लीगल इसका कारक हो गया, लेगेसी का कारक हो गया अमात्य कारक। वो बेसिकली आपके प्रोफेशनल एस्पेक्ट से ज्यादा डील करता है अमात्य कारक। भातृ कारक जो है वो आपके भाइयों का कारक है, आपके एफर्ट्स का कारक है, पराश्री में थर्ड हाउस। फोर्थ हाउस का जो कारक होगा वो मातृ कारक है। ठीक है। पंचम, फिफ्थ हाउस का जो कारक होगा वो पुत्र कारक है। ठीक है। छठे भाव का जो कारक है वो ज्ञाति कारक है। और सप्तम भाव का जो कारक होता है वो दारा कारक होता है। तो ये 7 कारक होते हैं जेमिनी के अंदर। हाँ, इसी वजह से जेमिनी ज्योतिष जो है वो बहुत साफ है, इसमें ज्यादा नाटक नहीं है। तो जो ज्ञाति कारक हो, जो कि एक खराब कारक होगा, भातृ कारक एक अनफेवरेबल कारक है। ठीक है। लेकिन मातृ कारक न्यूट्रल होगा, जो हम पराशरी में जानते हैं वही प्रिंसिपल्स यहाँ भी अप्लाई होते हैं। अमत्य कारक आपका अच्छा है। अमत्य कारक जो है वो स्टेटस के लिए 10th हाउस का कारक है, सेकंड हाउस का कारक है। पुत्र कारक आपके नवम पंचम का कारक है। भातृ कारक आपके 3 11 का कारक है। इस तरह से कारक है सारे। और सप्तम भाव का जो कारक है वो दारा कारक है। ठीक है। तो अगर जो निगेटिव कारक हैं जेमिनी में, जैसे कि ज्ञाति कारक, बेसिकली ज्ञाति कारक को 6 8 12 का कारक माना गया है। ठीक है। लगन कुंडली में जो भाव 6 8 12 दिखाते हैं, सेपरेशन एक्सेट्रा, वो ज्ञाति कारक दिखाता है, डिस्प्यूट वगैरह सारे। ज्ञाति कारक को मामा लोगों का भी कारक बताया गया है। तो जो ज्ञाति कारक है, ये ज्ञाति कारक अगर लग्नेश बन जाए, या फिर जो आपका आत्म कारक है वो कुंडली का कोई बुरा ग्रह बन जाए, जो कुंडली से बुरा है, जैसे यहाँ पर शनि जो है वो अष्टमेश है, वो बन जाए, तो आदमी अपने ही से अपना नुकसान कर देता है। ऐसा देखा गया। नॉर्मल प्रिडिक्शन आप ये बना सकते हो, अपने से अपना नुकसान कर देगा। एक बेसिक नॉर्मल प्रिडिक्शन ये बनेगा इससे। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि ज्ञाति कारक लगने, मैं आगे दिखाऊंगा कैसे वो होता है। तो यहाँ पर शनि आत्मकारक बन गए, अच्छे हैं। शनि आत्मकारक होने की वजह से अच्छे हैं, सप्तमेश होने की अच्छे वजह से अच्छे हैं, लेकिन अष्टमेश होने की वजह से दोष भी है। ठीक है। ये जो शनि है नवांश में भी अच्छे हो गए। आपको पता है कि इंदिरा गांधी जो थी उनका जीवन पढ़िए जा करके, बचपन में वो कैसी थी, बहुत ही शांत स्वभाव की थी और कोल्ड ब्लडेड थी। ठीक है। इंदिरा गांधी, शनि का आत्मकारक का प्रभाव है ये उनके आत्मा पर। ठीक है। शनि, इंदिरा गांधी को ट्यूबरक्लोसिस भी हुआ था। तो आप देखिए कि शनि यहाँ पर बैठा है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि शनि जो है वो कर्क राशि में बैठा है, ट्यूबरक्लोसिस की राशि है। नवांश में वो कैप्रिकॉन में चला गया। ये भी गड़बड़ है। अब इसमें मैं ये जो कह रहा था कि इनका अमत्य कारक शुक्र है। ठीक है। अमत्य कारक इनका शुक्र है। अब अगर आप शुक्र को देखेंगे इस कुंडली में, तो शुक्र छठे भाव में बैठा है राहु के साथ। तो जब इनकी शनि में शुक्र की दशा चली, ठीक है, इनकी शनि में जो शुक्र की दशा है वो चली, ये 1977 से 1980, दशांश कुंडली के अंदर। ये जो दशांश कुंडली है इनकी, यहाँ पर ये जो शुक्र है ये अष्टम भाव में है और मंगल से दृष्ट है, जो कि 12वें भाव का मालिक है। ठीक है। ये ये मंगल से दृष्ट है और शनि से दृष्ट है, आत्मकारक। मैं इसमें पराशरी लगा रहा हूं, आप देखिए मैंने क्या बोला कि शुक्र जो है वो इनके कुंडली में अमात्य कारक है। आप इतना जानिए कि अमात्य कारक प्रोफेशन से संबंध रखता है, प्रोफेशन का कार्यभार उसे देखना है, प्रोफेशन का कारक है। नवांश में वही जो अमात्य कारक है वो अष्टम भाव में चला गया, यहाँ भी
दशांश में भी ये अष्टम भाव में चला गया, शनि और इनसे देखा जा रहा है। तो जब इनको शनि में शुक्र की दशा चली तो इनका बैंड बज गया, पहली बार पावर से इन्हें हटना पड़ गया। ठीक है, ये आप देखिए किस तरह से हो रहा है। हम्म। भाई शुक्र को तो देना चाहिए था ना, वो लाभेश है और छठे में बैठा है, तो इसको तो लाभ यहाँ पर दे देना चाहिए था। हाँ, नवांश में अगर आप लगाएंगे पराशरी प्रिंसिपल तो बिल्कुल समझ में आता है कि ये प्रोफेशन में गड़बड़ मार सकता है। दशांश में तो ये विपरीत राजयोग में है, इसको देना चाहिए था। ये वहां पर विपरीत राजयोग में है, इसको देना चाहिए था, लेकिन इसने दिया नहीं, इसने लास्ट में जाकर के दिया। विपरीत राजयोग में है, इसी में इनकी संतान की मृत्यु भी हो गई, संजय गांधी की। ठीक है, तो अमत्य कारक इनका अष्टम में है, इसी वजह से इनको फॉल देखना पड़ा। ये बेसिक एक फंडामेंटल में बता रहा हूं। पराशरी प्रिंसिपल अपने जगह पे काम करेगी। अब अगर आपको जेमरी प्रिंसिपल नहीं पता है तो आप भाई इसमें देखेंगे, भाई यहाँ पर ये विपरीत राजयोग में है, यहाँ पर भी ये ऐसा अष्टम में बैठा है, और यहाँ पर ये फिर विपरीत राजयोग में है। तो भाई ये जो शुक्र है वो इनको प्रोफेशन में हानि तो देना है, और लाभ भी दे सकता है किसी तरह से। ये आपने एक इन्फ्रेंस बनाया। लेकिन अगर आपको जेमिनी पता है, और जेमिनी में आप देख रहे हैं कि भाई ये तो अमत्य कारक भी है, और अमत्य कारक होने की वजह से भी ये पीड़ित हो रहा है D10 में, और शनि और शुक्र की दशा है, तो ये तो 100% एक इन्फ्लुएंस, एक अनुमान अच्छा लग गया कि ये कार्य में के क्षेत्र में ही गड़बड़ करेगा। एक अनुमान आपको अच्छा लगा ना, यहाँ पर आपका अनुमान अच्छा हुआ तो आपका परसेप्शन अच्छा बना, एक दृष्टिकोण अच्छी बनी, और जब दृष्टिकोण अच्छी बनी तो एक अच्छी क्लैरिटी मिली। यही राव साहब कहते थे। लेकिन जो रूढ़िवादी लोग हैं वो ये कहेंगे कि नहीं नहीं, आपको पराशरी और जेमिनी अलग अलग रखना है। मैं भी यही किया, यहाँ पर मैंने अलग अलग रखा, लेकिन मैंने उसे मिक्स किया हल्का सा, तो आपको एक अच्छा इन्फ्लुएंस मिलता है। ये ये थोड़े एक्सपीरियंस से आता है। ठीक है, अगर आपने जेमिनी नहीं पढ़ी है तो ये चीज मत करिएगा। लेकिन फिर भी अगर आप आमत्य कारक देख लें कि अगर इस तरह से वो पीड़ित हो रहा है तो वो गड़बड़ कर सकता है। ठीक है, एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करना है केवल। पराशरी प्रिंसिपल अपने जगह पे लगाइए, जेमिनी प्रिंसिपल अपने जगह पे लगाइए, लेकिन अगर उसे आप हल्का मिक्स करके देखेंगे तो एक अच्छा इन्फ्रेंस बनेगा। और ये इस तरह से काम करता है। इसीलिए मैंने शुरू में बोला कि अगर कोई ग्रह अच्छा है दोनों तरफ से तो वो बहुत अच्छे फल देगा। अगर दोनों से मिक्स हो रहा है तो उसके फल मिक्स हो जाएंगे, एक से अच्छा और एक से खराब हो रहा है। तो जो भाई जिससे खराब हो रहा है उसको तो बुरा लगेगा ना, कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, और जिससे अच्छा हो रहा है उसको अच्छा लगेगा। तो थोड़े से उसमें डिफरेंसेस आते हैं। वही कर्म का विधान जो है ना वो उतना सीधा नहीं है कि सब अच्छा अच्छा हो गया, कहीं अच्छा होगा कहीं बुरा होगा। ठीक है, जिंदगी आपकी पैरेलली चलती है, कि किसी दशा में आप प्रोफेशनली उन्नति कर रहे हो, उसी दशा में आपके जीवन में आपकी कुछ बहुत बड़ी आपदा आ गई। पराशरी से भी देख सकते हैं उसको, मैं नहीं मना कर रहा हूं, लेकिन जेमिनी से एक अच्छा इन्फ्लुएंस बनता है, एक अच्छी सॉलिडिटी आती है। ठीक है, तो ये जेमिनी का मूल मतलब है। इसमें और उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और मैं आपको मतलब दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मोदी जी की कुंडली है। ठीक है, ये मोदी जी की कुंडली में आप देखिए कि आत्मकारक फिर शनि है। गांधी जी की इंदिरा गांधी की कुंडली में भी आत्मकारक जो था वो शनि ही थे। यहाँ भी जो आत्मकारक हैं वो शनि ही हैं। ठीक है, ये आत्मकारक आपको हर जगह शनि दिखेंगे। और कुछ तो है भाई कि इनका भी जो अमत्य कारक है वो शुक्र ही है। ठीक है, ये शुक्र ही है हर जगह, और यहाँ भी शुक्र है। हर जगह देखिए शुक्र है अमत्य कारक। तो आत्मकारक और अमत्य कारक हर जगह शुक्र है और शनि है, बिल्कुल इंदिरा गांधी की तरह। और ये दोनों व्यक्ति अपने इस देश के सबसे बड़े महान और कैरिज्मेटिक नेता हुए हैं। लेकिन आज तक मोदी जी को एक फॉल नहीं हुआ है, कभी वो अपने स्थान से वो गिरे नहीं है। इंदिरा गांधी गिरी,
कई तरह के लांछन लगे, बहुत समस्याएं आई। इनके ऊपर भी कई तरह के लांछन लगे, इनके ऊपर भी बहुत तरह की समस्याएं आई। लेकिन यहाँ पर पराशरी से भी वो योग कारक है और जैमिनी से भी वो योग कारक है। इसी वजह से कभी उनका फॉल नहीं हुआ है। ये कंट्रास्ट में आपको मैं दिखा रहा हूं इसीलिए, ठीक है, कि किस तरह से शनि और शुक्र भारत के दो सर्व सबसे बड़े नेता, और दोनों की जो जीवनी रही है आप सबको पता है, ठीक है। उसका भी विवाह खराब है, इसका भी विवाह खराब है। इसके तो बच्चे भी नहीं हुए मोदी जी के। ये सबसे बड़ा नेता बने अपने देश के। इंदिरा गांधी की तरह ही करिश्मा है आज। लेकिन इंदिरा गांधी को कितनी समस्याएं झेलनी पड़ी, कितनी समस्याओं को झेला, और फॉल भी हुआ, बच्चे की मृत्यु हुई बुरी तरह से, लेकिन मोदी को कुछ नहीं हुआ आज तक। कभी अपने स्थान से हटेंगे नहीं, खुद हट के चले जाएंगे। और ये चीफ मिनिस्टर बने किसकी दशा में, ये भी आइए देख लेते हैं। अब देखिए मोदी जी जो हैं वो उठना शुरू किया उन्होंने 1999 से 2002। शुक्र की शनि में दशा थी, इसी ने इन्हें उठाया और मुख्यमंत्री बनाया पहली बार, ठीक है। इसी ने गोधरा कांड में भी फंसाया। गोधरा कांड में क्यों फंसाया उसका कारण अलग है। वो शुक्र जो है नवांश में थोड़ा सा छठे में चला गया है, ठीक है। और इसका डिस्पोजिटर जो है वो भी गड़बड़ है नवांश के अंदर। हाँ, इस वजह से गोधरा कांड में फंस गए ये। अब ये गोधरा कांड में अगर फंसे हैं तो निकल भी गए, लेकिन सूर्य की ही दशा में निकल गए बाहर। छठे का मालिक लाभ में, डिस्प्यूट में लाभ इनको मिल गया। और सूर्य जो है वो दारा कारक है, ठीक है। तो इमेज सुधर गई। दारा कारक आप पार्टनर मत लीजिए, केवल इमेज भी लीजिए। आपका समाज में क्या इमेज है, सूर्य ने सुधार दिया। गोधरा में सुप्रीम कोर्ट से इन्हें बेल मिली, और बेल क्या मिली, पूरा क्लीन चिट मिल गया गोधरा कांड को लेकर के। सूर्य की दशा में 2012 के अंत तक चंद्रमा की दशा आई, प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है। तो आप देखिए कि कितना अच्छा, कितना सुंदर ये काम करता है दोनों। दोनों का मैं आपको सामंजस्य से बता रहा हूँ कि कैसे सूर्य और शनि आत्म कारक और अमात्य कारक होने के साथ साथ राजयोग में है, पराशर राजयोग में ही चौथे और लगन का मालिक, पंचम का मालिक लाभ में बैठा है। बहुत बढ़िया राजयोग है भाई ये, ठीक है। और D10 में भी शुक्र इनका दशम भाव में ही बैठा है। इंदिरा गांधी की तरह अष्टम में नहीं है, तो शुक्र की दशा में ऊंचे उठे हैं ये, ठीक है। इस तरह से आप कुंडली देखना सीखिए। जैमिनी में योग है, पराशरी में भी योग है, सुपर स्ट्रांग हो गया, ठीक है। ये मैं बताना चाह रहा हूं दोनों के यूज से। अब इनका जो भातृ कारक है ना, वो चंद्रमा है, ठीक है। ये भातृ कारक इनका चंद्रमा है। चंद्रमा भातृ कारक है और दशमेश भी है यहाँ पर। अब अभी RTI फाइल की थी किसी ने। ये व्यक्ति जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने आज तक छुट्टी नहीं ली है। 10 साल हो गए काम करते करते, एक छुट्टी नहीं ली है। अब देखिए भातृ कारक एफर्ट्स, डिटर्मिनेशन कितना स्ट्रांग है इनका। और वही भातृ कारक इसको अर्गला भी दे रहा है। अर्गला का कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो आने वाले वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है। किसी भी, ये अर्गला दे रहा है इसको, इस भाव को ये अर्गला दे रहा है, ठीक है, चंद्रमा। और उसी की दशा में ऊपर उड़ गए। भातृ कारक मेहनत, स्ट्रगल, नीचे से ऊपर उठा हुआ आदमी है भाई। 10वें का मालिक, कर्म का मालिक भातृ कारक है। ये लिंकिंग मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं, ये सिंपल लिंकिंग मैं बता रहा हूँ। मैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स लिंकिंग इस्तेमाल करता हूँ जब मैं ज्योतिष की स्टडी, जब कुंडली देखता हूँ। मैं ये सिंपल लिंकिंग बता रहा हूँ कि कैसे भातृ कारक आपके जब किसी भाव का कारक बनेगा तो उस भाव में एफर्ट डाल देगा, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो योग को अच्छा कर देता है बेसिकली। और ये पुत्र कारक से योग में है जो कि मंगल है, ठीक है। ये भातृ कारक पुत्र कारक से योग में है, मंगल के साथ में। तो ये चीज है। मंगल पोजीशन, पुत्र कारक पंचम भाव का होता है, पुत्र कारक मिनिस्टरशिप का भी होता है। तो वो मिनिस्टरशिप आ गई मेहनत से, स्ट्रगल से। ये योग यहाँ भी है और योग जेमिनी में भी बन गया, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। अब
मैं और कुंडली आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जेफरी डामर की कुंडली है। ठीक है। जेफरी डामर की कुंडली में अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आत्मकारक जो है वो है इसका शुक्र। ठीक है। ये शुक्र इसका आत्मकारक हो गया। ये शुक्र आत्मकारक है इसका। आपको पता होना चाहिए कि इसने किया क्या था। ये लोगों को मारता था, उन्हें खाता था, और उनके साथ यौन संबंध बनाता था, फिर मुर्दों के साथ। ठीक है। तो इसकी आत्मीयता, इसका आत्मा कहाँ रत है? अष्टम भाव में, मेष राशि, खून खराबे वाली। सारी कुंडली मैटर करेगी, मैं केवल एक पॉइंट उठा करके बता रहा हूँ। योग कुंडली में होने चाहिए, सबका शुक्र ऐसा हो तो नहीं होगा, लेकिन आत्मा कहाँ पर जाकर के फंस रही है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। और ये सारा कांड, ये जितना इसने कांड किया है ना, ये सारा कांड इसने इसी शुक्र की दशा में की है, 1971 से 1991 तक। और सूर्य की दशा लगने लगते ही इसकी हो गई मृत्यु। ठीक है। इसे मार दिया गया। तो इसी दशा में इसने किया है सारा, शुक्र की दशा में। ठीक है। आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए कि ये कैसे काम कर रहा है कुंडली। हाँ, तब आपको समझ में आएगा कि आत्मा कारक कैसे काम कर रहा है, अमत्य कारक कैसे काम कर रहा है। ठीक है। सूर्य की दशा में मर गया भाई। सूर्य दारा कारक है, सप्तम भाव का कारक, चर कारक। मृत्यु देगा ना, हम जानते हैं, हमने अभी लघु पराशरी में पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ वहां पर कि सप्तम भाव सबसे बड़ा कारक मारने के लिए होता है, मारक होता है। सूर्य दारा कारक है। ठीक है। पराशरी में वो 12th हाउस का कारक हुआ, तो मैंने बताया था कि 12वें घर का मालिक भी मारता है। मैंने बताया था ना उसमें भी, वीडियो में। तो आप देखिए कि पराशरी, आप देखिए 12वें घर का कारक मार रहा है। आपने एक इन्फ्रेंस ड्रॉ किया, फिर आपने जेमिनी में देखा अरे ये तो दारा कारक भी है, एक और इन्फ्रेंस ड्रॉ करेंगे कि ये तो भाई प्रबल मारक हो गया अब। ये इन्फ्रेंस ड्रॉ करने की बात बता रहा हूँ, अनुमान लगाने की बात बता रहा हूँ। तो राव साहब इसे इसी तरह से देखते थे। और जितने भी विद्वान हैं जो आज बहुत अच्छे प्रोडिक्शंस करते हैं, वो दोनों का इस्तेमाल करते हैं। एक अच्छा इन्फ्रेंस ड्रॉ होता है। ठीक है। तो ये चीज है। अब मैं और बताता हूँ। ये महात्मा गांधी की कुंडली है। महात्मा गांधी की कुंडली में जो इनका आत्मकारक है वो चंद्रमा है। ठीक है। और जो इनका लगनेश है वो मातृकारक है। तो इनका लगन, इनका शरीर किसमें रत था? शुक्र में। सेक्स से रिलेटेड कितनी इनकी व्याधियां थी ये आपको पता है। ठीक है। 11वां भाव जो होता है वो आपके इच्छाओं का होता है। ये ज्ञाति कारक है सूर्य, इधर। ठीक है। सूर्य जो है वो ज्ञाति कारक है। तो आप ये समझिए कि इनकी जो लड़ाई थी वो गवर्नमेंट के खिलाफ थी पहले। सूर्य, सिंपल है, सरकार से लड़ाई होगी, अंग्रेज सरकार से लड़ाई की। वो सूर्य 12वें भाव में है, विदेशी सरकार थी अंग्रेज। आत्मकारक मिलाएंगे, शुक्र आया जो कि लगन में बैठा है। तो मातृकारक भूमि, भूमि की लड़ाई हो सकती है, या भूमि से बहुत प्यार हो सकता है, लगन का संबंध मातृकारक से आ रहा है। आप फिर आत्मकारक को देखिए कि आत्मा का संबंध किससे आ रहा है। आत्मा का संबंध आपके कर्म भूमि से आ रहा है, जहां पे कर्क राशि बैठी है। तो भूमि से आ रहा है फिर से, कि मुझे भूमि अपने उससे लेनी है। कर्क राशि भूमि होती है ना भाई, उससे आ रहा है। तो आप देखिए किस तरह से सब कारक के काम कर रहे हैं, कि इनकी लड़ाई किससे थी। बेसिक आप कारक से पकड़िए, ज्ञाति कारक जहाँ है वहां पे आपकी लड़ाई है। उसको पराशरी में मिला करके देख लीजिए, सिंपल, मैं सिंपल बता रहा हूँ अभी। तो ज्ञाति कारक 11वें भाव में के मालिक हैं, और सूर्य जो है वो उनका कारक है, गवर्नमेंट का।
12वें भाव में बैठा है तो फॉरेन का सरकार, ठीक है। वो लाभ, इनकी इनकी बहुत सी जो समस्या थी वो इनकम को लेकर के थी कि सोशलिज्म का ये करते थे। फिर इन्होंने अपनी व्यसन, अपने जो व्याधियां थी उनके ऊपर इनकी लड़ाई थी, ठीक है। अपनी इच्छाओं को मारने के भी बहुत उसके खिलाफ थे। तो ज्ञाति कारक दिखा रहा है ना भाई किसके किसके लिए आपका विरोधाभास है, ठीक है। सूर्य छठे भाव में बैठा है नवांश के अंदर, फिर लड़ाई सरकार से, और वो ज्ञाति कारक भी तो डबल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इन्फ्लुएंस ड्रॉ करेंगे। तो हमने आज ये समझा कि कैसे एक एक कारक को अगर आप किसी आप कुंडली के अपने भाव से मिलाएंगे तो आपको एक उससे एक क्लू मिलेगा, एक इन्फ्लुएंस ड्रॉ करेंगे आप पराशरी नियम लगाइए उस पर, देखिए। अब आने वाले वीडियो में मैं आपको कारकांश कैसे काम करता है ये दिखाऊंगा, आरूढ़ लगन कैसे काम करता है ये दिखाऊंगा। कारकांश पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, वो मैं अटैच कर दे रहा हूँ नीचे इस डिस्क्रिप्शन में, आप उसे जाकर पढ़िए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया इसे शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने विचार कमेंट्स में लिखिए। धन्यवाद, मिलते हैं आगे।